अर्थव्यवस्था बहुत ही जटिल विषय है और जब दुनिया महामारी से निकली हो, एक नहीं दुनिया में दो युद्ध चल रहे हों, तब किसी भी देश की स्थिति खराब हो सकती है। विश्व दुनिया भले ही मंदी के डर खौफ में जी रहा हो, लेकिन हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से दौड़ रही है। जीडीपी के ताजा आंकड़े ये उम्मीद जगाते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि चुनाव से ठीक पहले अर्थव्यवस्था के दमदार आंकड़ों का क्या असर होगा। क्या इससे मोदी को लेकर लोगों में, देश की जनता में विश्वास और बढ़ेगा, या फिर ये कोरे आंकड़े सिद्ध होंगे, इसका चुनाव में कोई असर नहीं होगा। आपके सामने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के नेताओं का नाम, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रियता के शिखर पर सबसे ऊपर है। सवाल यह है कि क्या इसकी वजह भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था है। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। दुनिया की टॉप इकोनॉमी को चलाने वाले नेताओं की सूची में सिवाय प्रधानमंत्री मोदी के सभी नेताओं की सरकार का पहला कार्यकाल है। फिर भी जनता में उनके खिलाफ रोष बहुत ज्यादा है। लेकिन 10 साल भारत जैसे सियासी जटिलता वाले देश की बागडोर थामने के बावजूद मोदी लोकप्रियता के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्या इसके आधार पर माना जाए कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर वो खरे साबित हुए हैं? हमारी सरकार के अगले टर्म में तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। जिस वक्त पीएम मोदी देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दे रहे हैं, वहीं दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों की अधिकतर सरकारें मुश्किल में हैं। इसके बावजूद पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर आश्वस्त है। जब दुनिया महामारी के वार से उठने का प्रयास कर रही हो, दो युद्ध के बीच जी रही हो, तब पीएम मोदी चुनाव के बाद की तैयारियों में जुटे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, एक निश्चित आयोजन, प्लानिंग और कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा, और इसी की वजह से आज देश इस मुकाम पर पहुंचा है। और ये प्लानिंग और परिश्रम की निरंतरता बनी रहेगी। आवश्यकता अनुसार उसमें नए रिफॉर्म होंगे और परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह ताकत को लगाया जाएगा। और परिणाम ये होगी कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच के रहेंगे। तीसरे नंबर के इस लक्ष्य से जुड़ी खुशखबरी भी देश को मिल चुकी है। वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 8.4% की दर से हुई है। अर्थव्यवस्था से जुड़े ये आंकड़े पूर्वानुमान से कहीं ज्यादा है। तीसरी तिमाही में तेज आर्थिक विकास के बाद पूरे वित्त वर्ष के अनुमानों को भी बदला गया है। इन्हें 7% के पहले के अनुमानों के मुकाबले बढ़ाकर 7.6% किया गया है। जीडीपी ग्रोथ के मजबूत नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और उसकी क्षमता को दर्शाते हैं, क्योंकि इसने अर्थशास्त्रियों के तमाम अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है, जो भारत के विकास को लेकर आशंका जताते थे। Growth is going to slow in the world more generally. People are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem, and that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. लेकिन अर्थव्यवस्था के मजबूत आंकड़ों ने दिखा दिया है कि भारत के विकास की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाहियों में सुगड़ने के बाद मंदी की चपेट में आ चुकी है। इस वजह से उसकी इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर से चौथे नंबर पर पहुंच गई है। जर्मनी अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। हालांकि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को भी संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं अमेरिका कर्ज से बेहाल है और चीन की इकोनॉमी भी
कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही है। इसी तरह दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन मंदी की शिकार हो चुकी है। यानी दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत अकेला चमक रहा है, जिसकी ये मजबूती भविष्य में उसकी बुलंद इमारत के लिए नींव का काम करने वाली है। जैसे कोई इमारत बनाने से पहले नींव का निर्माण होता है, वैसे ही पिछले 9 वर्षों में नए भारत की एक मजबूत नींव का निर्माण हो चुका है। इस मजबूत नींव पर हम सभी को नए भारत का, आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का निर्माण करके ही रहना है। लेकिन सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था के आंकड़े चुनाव को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? क्या अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आई खुशखबरी बीजेपी के मिशन को आसान बना देगी? आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा कि कैसे अपने पहले ही कार्यकाल में जो बाइडेन की स्थिति खराब है, ऋषि सुनक हो या फिर जस्टिन ट्रूडो, सबका एक जैसा हाल है, सबकी स्थिति खराब। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मामला एकदम अलग है। वो तो अर्थव्यवस्था को हथियार बनाकर तीसरे कार्यकाल में नीतियों का प्लान बनाने में भी जुट चुके हैं। आखिर अर्थव्यवस्था को लेकर हमारे देश की जनता मोदी को कितने नंबर देती है? और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी के इस विश्वास की वजह क्या है? क्या इसका जवाब अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़ों में छिपा है, जिसमें मोदी सरकार के दमदार प्रदर्शन को कांग्रेस झूठ का पुलिंदा बताती है? महंगाई के आंकड़े मोदी सरकार के लिए वो अस्त्र है जिसका जवाब विपक्ष के पास मौजूद नहीं है। इसकी वजह यह है कि यूपीए के दौरान औसत महंगाई साल 2004 से 2014 के बीच 8.2% रही, जबकि एनडीए सरकार के बीते 10 सालों में ये 5% रही है। यूपीए के लिए सबसे बुरा आंकड़ा साल 2009 से 2014 के दौरान का है। वित्त वर्ष 2009 में महंगाई दर 9.1% थी, जो 2014 तक क्रमशः 12.3%, 10.5%, 9.5%, 10% और 9.4% रही, जिसने चुनावों में यूपीए का खेल खराब कर दिया। उस समय तब की सरकार ही हैंग हो गए वाले मोड में थी और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। बैटरी चार्ज करने से भी फायदा नहीं था, बैटरी बदलने से भी फायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया और अब हमें सेवा करने का अवसर दिया। मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में जिस एक काम के लिए उसे विपक्ष की तारीफ भी हासिल है, वो काम हाईवे निर्माण है। आज 2024 में देश में प्रतिदिन 28 किलोमीटर हाईवे निर्मित हो रहे हैं, जो 2014 में महज 12 किलोमीटर प्रतिदिन हुआ करता था। यूपीए के राज में बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत खर्च देखें तो साल 2013-14 में ये 16% हुआ करता था, जो आज कुल बजट का 28% हो चुका है। सड़क और बुनियादी ढांचे में निवेश कर आर्थिक विकास की कई कहानियां हमारे सामने हैं। दरअसल इस तरह का निवेश अर्थव्यवस्था के लिए टॉनिक की तरह होता है, जिसका फायदा सबको मिलता है। हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए, 80 लाख पक्के मकान शहरी गरीबों के लिए बने। अगर कांग्रेस की रफ्तार से घर बने होते तो क्या हुआ होता, मैं इसका हिसाब लगाता हूं। अगर कांग्रेस की जो रफ्तार थी उस प्रकार से चला होता तो 100 साल लगते, इतना काम करने में 100 साल लगते, 5 पीढ़ियां गुजर जाती। कोरोना महामारी में जहां दुनिया भर के देशों ने लोगों के हाथों में पैसे दिए, तो वहीं मोदी सरकार ने सड़क, हाईवे, रेलवे लाइन बिछाने पर फोकस किया। दुनिया भर के जानकारों को लगता है कि सरकार के इसी कदम ने उसे बाकी दुनिया की तरह मंदी और महंगाई में जाने से बचा लिया।
इस काम में भारत की डिजिटल क्रांति ने बड़ा रोल निभाया, जिसे दुनिया से बांटने का सुझाव देते हुए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक भारत को लेकर आशा से भर जाते हैं। I'm certainly bullish. The rate of improvement in a lot of the key areas is very, very strong. Everyone knows that in vaccines, India's the world's leader, and so we're investing with our partners here to come up with lots of new vaccines. A diagnostics industry has come out of some of the work in the pandemic. अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छे प्रदर्शन के चलते ही दुनिया भर के जानकारों को भारत की तरक्की में यकीन है। जॉन चैम्बर जैसे अमेरिकी कारोबारी तो अपने यहाँ मोदी जैसा नेता न होने का मलाल जताते हुए कहते हैं, आपके प्रधानमंत्री के बारे में जाहिर तौर पर मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मुझे लगता है कि वो आज दुनिया के सबसे अच्छे नेता हैं और मेरी इच्छा है कि हमारे पास अमेरिका में ऐसा कोई हो। हमें कोई ऐसा राजनीतिक नेता नहीं मिला जिसकी अप्रूवल रेटिंग 50% से ज्यादा रही हो। वहीं पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 76% है। कि मैं अपने परिश्रम में, अपने प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बदनीयत से मैं दूर रहूंगा। बदनीयत से कोई काम नहीं करूंगा। और साथियों, मेरा जीवन आप देखते हैं, देश देख रहा है। मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दावे पर जनता क्या सोचती है? हाल ही में हुए MOTN के सर्वे में जब जनता से पूछा गया कि आप एनडीए सरकार की अर्थव्यवस्था को संभालने के तरीके को क्या रेटिंग देंगे, इस पर 50% ने इसे असाधारण बताया, 12% ने औसत और 20% ने खराब और बहुत खराब कहा। लेकिन बेरोजगारी का सवाल जनता के मन में सबसे ऊपर है। MOTN के सर्वे में 53.8% लोगों ने इसे बहुत गंभीर चुनौती बताया, तो 17.3% ने इसे कुछ हद तक गंभीर, वही 12.4% लोग इस सवाल पर चिंतित नहीं दिखे। इस तरह बेरोजगारी अब भी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके मोर्चे पर सुधार की बात पीएम की तरफ से की जाती है। 1991 में देश कंगाल होने की स्थिति में था। कांग्रेस के शासनकाल में अर्थव्यवस्था दुनिया के क्रम में 10, 11, 12 इसके बीच में झोले खाती थी, झूलती रही थी। लेकिन 2014 के बाद भारत ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली। जानकारों को लगता है कि मोदी सरकार अपने लक्ष्य को तय सीमा से पहले भी हासिल कर सकती है। इसकी वजह यह है कि दुनिया के कई बड़े देश मंदी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत की इकोनॉमी रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है। IMF का कहना है कि 2026 में भारत जापान से आगे निकल जाएगा और फिर 2027 में वो जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन जापान और जर्मनी की इकोनॉमी जिस तरह संघर्ष कर रही है, उससे लगता है कि भारत को टॉप 3 में पहुंचने में इतना लंबा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। पिछले साल भारत की इकोनॉमी बड़े देशों में सबसे तेजी से आगे बढ़ी थी और अगले 2 साल भी यही स्थिति रहने का अनुमान है। भारत में युवाओं की एक बड़ी आबादी है और माना जाता है कि अगले कई सालों तक डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा भारत को मिलता रहेगा। यानी अगला दशक भारत का होने जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी दावा करते हैं कि अगर यूपीए सरकार रहती तो इस लक्ष्य को हासिल करने में दशकों लग जाते। सियासी बहस के बीच एक तथ्य ये भी है कि दुनिया की चुनौती बढ़ रही है। कई जानकारों को लगता है कि विश्व खतरनाक, लंबी और तकलीफदेह मंदी की आशंका से घिरता जा रहा है। इस साल खासकर आर्थिक मोर्चे पर भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तब भारत के लिए आर्थिक रफ्तार को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगा। आज तक ब्यूरो।